हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव एक एक करके कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितना भी कहानी दिया है हिंदी में, मैंने उनसे सब चैप्टर से एमसीक्यू लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटने की संभावना नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो जितना भी एमसीक्यू है लगभग कवर हो जाएगा। और बड़ा के लिए हम शाम में इसका वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो इसको फ़िलहाल ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पे नए होंगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जो पहला चैप्टर दिया है कविता में हिंदी में, वो है जयशंकर प्रसाद जी, जो दो कविता लिखे हैं। एक लिखे कार्नेलिया का गीत, ये तो आप जानते हैं, और दूसरा लिखे हैं देवसेना का गीत। तो फिलहाल इसमें इस वीडियो में देवसेना का जो गीत है वो छूटा हुआ है। इससे एक प्रश्न आप याद रख लीजिएगा, पूछेगा आपको, ज़रूर पूछेगा कि देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है। तो इसको स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इसको एक बार देख लीजिएगा, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। उसके बाद कार्नेलिया के बारे में पूछ सकता है, कार्नेलिया का गीत किससे लिया गया? तो इसको लिया है चंद्रगुप्त नाटक से, चंद्रगुप्त नाटक से। तो इसको देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा इसको। दोनों के बारे में पूछ सकता है कि देवसेना का गीत जो है किस नाटक से लिया गया? तो स्कंदगुप्त नाटक। और कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया? चंद्रगुप्त नाटक। चलिए अब एक एक करके हम लोग इस प्रश्न का उत्तर करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न दिया, कार्नेलिया का गीत का रचनाकार कौन है? तो जानते हैं कार्नेलिया का गीत का रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। कविता में जो कवि हैं और कहानी में जो लेखक हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ देख लीजिएगा, ये वीडियो थोड़ा कट गया है, जयशंकर प्रसाद जी। इसका सही आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया था? अभी हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है अनजान व्यक्तियों को भी कहाँ आश्रय मिल जाता है? तो भारत में मिल जाता है। कार्नेलिया का गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की विशेषता के बारे में बताया है। तो अनजान व्यक्तियों का आश्रय मिलता है भारत में। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कवि ने सोने का घड़ा किसे कवि ने सोने का घड़ा लिए किसे दर्शाया है? तो घड़ा लिए जो है किसे दर्शाया है? तो इसका सही आंसर होगा उषा, उषा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है नींद का मदकता से तारे का क्या कर रहे थे? नींद का मदकता से तारे क्या कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो यहाँ पे होगा उग रहे हैं, यानी तारे क्या हो रहे हैं? उग रहे हैं। इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सातवां प्रश्न जो दिया हुआ है, कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत को कैसा देश कहा है? तो भारत को मधुमेह देश कहा है, मधुमेह देश कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न जो दिया हुआ है तारे क्यों उग रहे हैं? तो रात भर जगने के कारण। इसका सही आंसर होगा रात भर जगने के कारण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यह नौवां प्रश्न दिया हुआ है, सूर्यधनु का तात्पर्य क्या है? तो सूर्यधनु का जो तात्पर्य है वो है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, यहाँ पे दिया हुआ है कि लघु सूर्यधनु से यहाँ पे दिया हुआ है अलंकार छाटने के लिए दिया हुआ है, लघु सूर्यधनु में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा उपमा। उपमा क्यों होगा? क्योंकि इसमें योजक चिन्ह है। एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि ये तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। जहाँ पे योजक चिन्ह मिलेगा, अब योजक चिन्ह किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ कौन सा अलंकार दिया हुआ है। चलिए अगला जो चैप्टर है कविता का वो है गीत गाने दो मुझे। इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए एक एक करके इसका भी देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन दिया हुआ है कवि क्यों गीत गाना चाहता है, तो इसका आंसर है वेदना रोकने के लिए। आप पढ़ लीजिएगा कविता में दिया ओह वेदना रोकने को, तो वेदना रोकने के लिए कवि गीत गाना चाहता है। अगला प्रश्न है ठग ठाकुरों किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर होगा शोषित वर्ग का। अगला प्रश्न देखते हैं किसकी लौ बुझ गई है, तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की लौ बुझ गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कवि ने किसे जगाने का आह्वान किया है, तो इसका सही आंसर होगा जीजी विसा को। अगला प्रश्न देखते हैं जल उठो फिर सिंचने को में कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या है, इसमें विरोधाभास है। जल उठो फिर सिंचने को यानी विरोधाभास। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ अगला प्रश्न एक कंठावरोध किस मन स्थिति का घोतक है, तो इसका सही आंसर होगा मृत्यु के संतकाल। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर होगा छायावाद। अगला प्रश्न देखते हैं गीत गाने दो मुझे कवि के रचनाकार कौन है, तो अभी आपने पढ़े सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है 9वां जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर क्या होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं संसार किससे भर गया है, तो ऊपर आपने पढ़ा था कि संसार जो है वो जहर से भर गया है, कविता में दिया हुआ है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं एक कम अगला कविता देखते हैं जिसका रचना विष्णु खरे ने की है। विष्णु खरे, यहाँ पे खरे कटा हुआ है, समझ लीजिएगा विष्णु खरे। अब चलिए एक एक करके इसका भी देखते हैं आंसर। यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि आज़ादी के बाद सबकी सुनी आँखों में कैसा सपना चमक रहा था, तो इसका सही आंसर होगा आज़ादी के बाद स्वर्णिम। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में किसे एक सजा का रूप दे दिया गया है, तो सजा का रूप किसे दे दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ईमानदारी का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कवि ने, तीसरा प्रश्न है कवि ने किसकी व्यवस्था को उजागर किया है, तो इसका सही आंसर होगा ईमानदार का। अगला प्रश्न देखते हैं कवि ने आत्मनिर्भरता व मालामाल होने के लिए किन संकेतों की ओर संकेत किया है, तो इसका सही आंसर है भ्रष्ट, यानी भ्रष्ट आदमी मालामाल की ओर संकेत किया। अगला प्रश्न देखते हैं हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है, तो हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार व्यक्ति कहा है। ईमानदार और भ्रष्ट ही इस कविता में मुख्य उद्देश्य के तौर पे प्रस्तुत किया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न दिया हुआ 9वां देख लेते हैं। 9वां, हाँ 9वां शायद, हाँ 9वां देख लेते हैं। 9वां शायद छूट गया, 2-3 प्रश्न ऊपर देखते हैं। ऊपर 5 से 9 यानी 4 5 6 कट गया। चलिए कोई बात नहीं, आज देख लीजिए 9वां से। अगला प्रश्न दिया हुआ है 9वां कि कविता की रचना किस छंद में की गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कविता की जो रचना है जो ऊपर में पढ़े तो मुक्त छंद में इसकी रचना हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं एक कम कविता के रचनाकार कौन है, तो अभी आपने पढ़ा विष्णु खरे जी। चलिए अगला हम लोग कविता देख लेते हैं कवि रघुवीर सहाय की रचनाकार कौन है, तो कवि रघुवीर सहाय की जो रचनाकार है वो है बसंत आया। अगला प्रश्न है पेड़ों से गिरे पीले पत्ते पैरों तले कैसी आवाज़ आती है, तो जब चलेगा कोई उस पर तो चरमराने की आवाज़ आती है ना। सूखा हुआ पत्ता पर चलने पर किससे आवाज़ आता है, चरमराने का। अगला प्रश्न देखें तीसरा प्रश्न गर्म पानी से नहाकर कौन आई है, तो इसका सही आंसर होगा हवा आई है। चलो अगला देखते हैं कवि को कहाँ चलते हुए बसंत के आने का आभास होता है, तो सड़क पर, जब सड़क के किनारे वो चल रहे थे तो उसको बसंत आने का आभास, यानी फुटपाथ पर। चलिए सड़क किनारे फुटपाथ ही कहते हैं। अगला प्रश्न है 5वां आम के पेड़ किससे भर गए हैं, तो मंजरियों से। इसका सही आंसर होगा मंजरियों से। अगला प्रश्न है दहर दहर कौन दहकेंगे, तो इसका सही आंसर है ढाक के जंगल। देख लीजिएगा चैप्टर बाय चैप्टर करके कवर किया हुआ है, यहाँ से छूटने का चांस नहीं रहेगा, एक बार देख के जरूर जाइएगा। बौर का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा मंजरी।
मंजरी। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है कि यहाँ पे दिया हुआ है चिड़िया कहाँ कुहुक चहचहा रही थी, तो इसका सही आंसर होगा पेड़ पर। अगला प्रश्न देखते हैं पलाश के लाल लाल दहकते अंगारे जैसे फूल किस ऋतु में खिले हैं, तो इसका सही आंसर होगा बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बसंत आया कविता किसकी रचना है, तो बसंत आया कविता जो है रघुवीर सहाय जी का है, ऊपर में आपने पढ़ा था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब आ जाते हैं अगला कविता तोड़ो, इसको भी रघुवीर सहाय जी ने ही लिखा है। तो चलिए एक एक करके इसका भी आंसर देखते हैं। यहाँ दिया है इनमें से रघुवीर सहाय जी की रचना कौन है, तो तोड़ो बसंत आया तोड़ो दोनों इन्हीं ने लिखा है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं रघुवीर सहाय किस काल के कवि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रघुवीर सहाय जो है वो जो है आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल के। इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न तोड़ो कैसी कविता है, तो तोड़ो जो है वो जो है प्रेरणा प्रधान कविता है, इसका सही आंसर होगा प्रेरणा प्रधान कविता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कवि किस बंधन को तोड़ने की बात कर रहा है, तो कवि जो है झूठे बंधन की तोड़ने का बात कर रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तोड़ो 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 में कौन सा अलंकार है, तो देखिए तोड़ो 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 यानी कि सब एक जैसा मिल रहा है, तो एक जैसा मिल रहा है तो एक जैसा जो मिलता है पुनरुविक्त जो दो तीन यहाँ पे देखिए दो योजक चिन्ह है, एक चिन्ह यहाँ पे ये एक चिन्ह यहाँ, तो इसको बोलते हैं पुनरुक्त प्रकाश। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कवि किसे तोड़कर खेत बना देने की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा उषा बंजर प्रति उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। किसके रस में दूब उग जाती है, दूब का घास जानते हैं, तो यहाँ पे पूछा है मिट्टी में। अगला प्रश्न देखते हैं मन के मैदान में क्या व्यापक है, तो मन के मैदान में जो है वो है उब। अगला प्रश्न देखते हैं मिट्टी के रस में क्या उगती है, तो मिट्टी के रस में दूब उग जाती है, दूब घास। अगला प्रश्न है कवि किसे तोड़ने की प्रेरणा दे रहा है, तो पत्थर के, चट्टान के, झूठे बंधन के, इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला हम लोग कविता देखते हैं भरत राम का प्रेम। तो चलिए इसमें देखते हैं इनमें तुलसीदास जी की कौन सा रचना है, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं तुलसीदास किस भाषा के कवि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा अवधी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का सूर्य तुलसीदास जी को कहा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया है भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो भरत राम का प्रेम जो है अयोध्या कांड से लिया गया, अयोध्या कांड। अगला प्रश्न देखते हैं किसकी कुमति का गवाह सारा संसार है, तो किसकी कुमति का गवाह सारा संसार है, तो इसका सही आंसर होगा कैकेयी, क्योंकि कैकेयी के बहाने ही राम जी को वनवास का सजा भोगना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं छठा दिया हुआ है कि भरत किसके दुख और विफलता को सहन नहीं कर पा रहा है, तो भरत सबसे ज़्यादा किसे प्रेम करता था, तो किसके यहाँ पे पूछा विफलता को सहन नहीं कर पा रहा, माताओं के, क्योंकि राम के वनगमन के बाद माता भी दुखी थे, प्रजा भी दुखी थे, नगरवासी भी दुखी थे, तो इनमें से क्या होगा सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, छोटा कर देते हैं भरत पर किसका अपार स्नेह था, तो उनका भाई का था, काफ़ी प्रेम करते थे उनसे, यानी राम जी का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कहाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है कहाँ मुक्ता का जन्म असंभव है, मुक्ता माने मोती, तो मुक्ता का जन्म असंभव कहाँ है, गोंगा में। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं तनु तनय तीन में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास्थ।
देखिए अनुप्रास जब हम बार बार कोई शब्द रिपीट करता है तो उसको अनुप्रास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ता रिपीट है, यहाँ भी ता रिपीट है, यहाँ भी ता रिपीट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा भरत की। निज का मतलब तो स्वार्थ, वो स्वार्थी नहीं था, वो निज के बारे में नहीं जानता था, वही बोल रहा है। किसकी पंक्ति है? भरत का। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, यानी कि कविता का बारोमासा। इसको किसने लिखा था? मोहम्मद मलिक जैसी। याद रखिएगा, बारोमासा को लिखने वाला कौन था? मोहम्मद मलिक जैसी। तो चलिए एक एक करके भी इसका हम लोग करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी जैसी की रचना है? तो बारोमासा, इसका लेखक कौन है? मोहम्मद मलिक जैसी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विरहिणी नायिका कौन है? तो विरहिणी नायिका जो है नागमती है ना। अगला प्रश्न, पद में नायक कौन है? तो पद में जो नायक जो है इसमें रत्न सेन है। रत्न सेन कहीं चले जाते हैं तो नागमती इन्हीं की याद में काफ़ी व्याकुल हो जाती है। अगला प्रश्न, नागमती किसे संदेश भेज रही है? तो अभी पढ़े ऊपर में, रत्न सेन यानी अपनी पति को। अगला प्रश्न देखते हैं, नायिका किसके माध्यम से संदेश भेज रही है? तो कौआ भौरा ये दोनों के माध्यम से, एक कौआ ये भौरा ले जा संदेशा, ये उन्होंने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसको हटा देते हैं, इसका सही आंसर होगा ये दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, इस पद में कितने माह का वर्णन है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें से टोटल कितने महीना का वर्णन है? यानी 12वां महीना का वर्णन है। चलिए 12 महीना ही होता है। पद का प्रारंभ किस महीना से होता है? यानी कि रत्न से जब बाहर जाते हैं उस समय नागमती जो है वो अपना दुख प्रकट करने लगती है। तो किस महीना से वो प्रकट करने लगती है? तो इसका सही आंसर होगा अगहन महीना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगहन पुष और माघ के महीने किस ऋतु में आते हैं? तो अगहन पुष माघ के महीने जो है वो शीत ऋतु में आते हैं। और शीत ऋतु में जानते हैं रात काटना कष्टकार है। ये नागमती कहती कि पति के बिना अकेले रात को कटा नहीं जा सकता है। 9वां प्रश्न है, बारहमासा किस ग्रंथ से ली गई? तो पद्मावत से ली गई, पद्मावत से ली गई। अगला है, मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा के कवि हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका सही होगा अवधी भाषा, अवधी भाषा। चलिए अगला हम लोग चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर दिया हुआ है कविता सवैया, और इसको किसने लिखा था? धनानंद। याद रखिएगा, सवैया कहानी को किसने लिखा था? धनानंद ने लिखा था। इसको देख लीजिएगा, इसका जो कवि है धनानंद। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कविता और सवैया के रचनाकार कौन है? कविता और सवैया के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धनानंद, धनानंद। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है इसको छोटा कर देते हैं कि कवि ने किसकी अतिशय निष्ठुरता का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेमिका की, प्रेमिका की। यानी इनमें से क्या बताया कि प्रेमिका जो है एक बार मिलने के वादा की थी लेकिन वो मिल नहीं पाई, इसलिए धनानंद उसके याद में व्याकुल होता है और कई चिट्ठियाँ लिखता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, कवि ने बहुत सोच विचार कर क्या लिखा? क्या लिखा? तो इसका सही आंसर होगा बहुत सोच विचार के उन्होंने प्रेम पत्रिका लिखा, ये बी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर, प्रेमिका ने क्या फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए? तो इसका सही आंसर होगा यानी कि प्रेम पत्रिका, यानी कि जो लेखक ने दिया था, कवि ने दिया था वो। अगला प्रश्न है, वियोग अवस्था में कवि की क्या जलने लगती है? तो इसका सही आंसर होगा लोचन, यानी आँख। यानी पूछ देगा आपको आँख, लोचन किसका पर्यायवाची शब्द है? लोचन का। अगला देखते हैं, हियो हित पत्र में कौन सा अलंकार है? हियो हित, हियो हित में कौन सा अलंकार है? तो अभी हमने आपको पढ़ाया था, इसमें तो 2 ही बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ही एक शब्द मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमी प्रेमिका के मिलन में क्या पहाड़ सा बंधक है?
तो इसका सही आंसर होगा ये दोनों, गले का हार, वियोग, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि मौन होकर, मौन मतलब क्या होता है, चुप होकर, प्रेमिका के किस प्रण पालन को देखना चाहता है? तो इसका सही आंसर है मौन धारण, मौन धारण यानी कि कब तक तुम चुप रहोगी। अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी पुकार से क्या खोलने की बात की? तो इसका सही आंसर होगा प्रेमिका का कान, प्रेमिका का कान। अगला प्रश्न देखते हैं, कवित्त और सवैया किस भाषा में रचित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा अवधी भाषा, अवधी भाषा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग घुस जाते हैं, ये कविता खत्म हो गया, अब हम लोग कहानी में घुस जाते हैं। तो पहला यहाँ पे कहानी दिया हुआ है, प्रेमधन की छाया स्मृति, जिसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला हम लोग एक एक करके इसका भी देख लेते हैं। प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? तो अभी पढ़ा है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बचपन में शुक्ल जी के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसा भाव जग रही थी? तो इसका सही आंसर होगा अत्यधिक प्रेम का, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उस समय का महान लेखक थे और उनके प्रति काफ़ी प्रेम करते थे। चलिए चौधरी साहब कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रेमधन, प्रेमधन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रेमधन किस प्रकार के रईस थे? तो किस प्रकार के रईस थे? तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तानी रईस थे वो, इसी को चौधरी साहब कहा जाता था, प्रेमधन जी को। शुक्ल जी का कौन सा शब्द प्रयोग लोगों को अटपटा लगता था? तो कौन सा जो शब्द जो था उन लोगों को अटपटा लगा था? निसंदेह, निसंदेह। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी के पिता किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? तो शुक्ल जी के जो पिता थे वो जो थे फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। थोड़ा सा हाँ, फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, शुक्ल जी किस कॉलेज में पढ़े थे? तो क्वींस कॉलेज, याद रखिएगा, क्वींस कॉलेज। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां प्रश्न है, शुक्ल जी के घर में प्रायः किस प्रेस से पुस्तक आया करती थी? तो इसका सही आंसर है भारत जीवन प्रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत जीवन प्रेस। देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के पिता जी की बदली कहाँ हो गई, यानी तबादला? तो इसका सही आंसर होगा मिर्ज़ापुर, यानी हरीमपुर से मिर्ज़ापुर हुई थी, ये याद रखिएगा। नहीं, ट्रांसफ़र कहाँ हुआ था? हरीमपुर से मिर्ज़ापुर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 10वां है, शुक्ल जी किसे मस्त मेला उत्सव प्रिय और विलासी रईस के रूप में स्मरण करते थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रेमधन जी को। जहाँ आपका आया रईस, रईस पुरुष, तो याद रखिएगा रईस पुरुष प्रेमधन जी को कहा जाता था। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, सुमिरनी के मन के, जिसको लिखा है पंडित शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए एक एक करके भी हम लोग देख लेते हैं। बालक के क्या मांगने पर लेखक ने सुख का सांस लिया था? तो लड्डू, लड्डू ने मांग किया था। आप पढ़े होंगे तो आपके लिए रिवाइज हो जा रहा, नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कहानी यहाँ तो बता नहीं सकते, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बालक अवजन्म क्या करेगा? तो लोक सेवा करेगा। इन्होंने, लेखक ने जब पूछा लड़के बड़े होकर क्या करोगे, तो उन्होंने जवाब दिया लोक सेवा करूँगा। बालक ने कितने रसों का उदाहरण दिया था? तो इसका सही आंसर होगा 9 रसों का उदाहरण दिया था, साहित्य के 9 रस। ठीक है, याद रखिएगा। और धर्म के 10 लक्षण बताए थे वो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म का रहस्य जानना किसका काम है? तो धर्म का रहस्य जानना जो है वो किसका काम है? इसका सही आंसर होगा वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्य। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लेखक के अनुसार किसे भी धर्म का मर्मज्ञ होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा जनसाधारण को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए किसका दृष्टांत दिया है? तो किसका दृष्टांत दिया था? घड़ी के पुर्जों को। और एक प्रश्न और है कि घड़ी का रहस्य जानना किसका काम है? घड़ी साजों का। अगला प्रश्न है, आज का कबूतर अच्छा है, कल के मोर से। आज का
कल के मोर से आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, किसका कथन है? तो ये है वात्स्यायन, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, इसको अज्ञेय जी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में लड़कियां किस के चुनाव द्वारा साथी चुनती थी? तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी के ढेले, है ना। लड़का मिट्टी, वैदिक काल में जब लड़की को देखने के लिए जाता था तो अपने पास कुछ ढेला ले जाता था। कहाँ कहाँ का ढेला होता था? खेत का ढेला, शमशान का ढेला, गाय का गोबर का ढेला और वेदी का ढेला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित निबंध कौन सा है? यानी कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो रचना की वो कौन सा है? तो ये लिखे, ढेले चुन लो, घड़ी के पुर्जे, बालक बचिया, ये सभी लिखे। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेरनी के मनके के रचयिता कौन है? तो सुमेरनी के मनके के रचयिता पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुमेरनी के मनके के अंतर्गत उन्होंने 3 कविता लिखा था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर में घुस जाते हैं। देखिए अब कहानी दिया संवादिया, जिसको कौन लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछना है, तो याद रखिएगा। संवादिया कहानी के लेखक कौन है? तो अभी हमने बताया आपको, फणीश्वर नाथ रेणु ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव वालों के अनुसार निठल्ला कामचोर अधिक खाने वाला अधिक नाकामयाब क्या बनता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संवादिया। संवादिया को गांव वाले क्या कहता था? निठल्ला कामचोर पिट्टू, ये सब कहता था। चलिए अगला देखते हैं, संवादिया कौन था? तो संवादिया काम करता था हरगोविंद। कौन काम करता था? हरगोविंद। चलिए अगला देखते हैं, बड़ी बहुरिया संवाद कहाँ भेजना चाहती थी? बड़ी बहुरिया संवाद कहाँ भेजना चाहती थी? तो अपना मायके भेजना चाहती थी। चलिए अगला देखते हैं, बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करके बंटवारा किसने अपने आँखों थोड़ा कटा हुआ से देखा था? तो इसका सही आंसर होगा हरगोविंद ने देखा था। हरगोविंद ने देखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए दिया हुआ 6ठा प्रश्न, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? कि देवरों के अत्याचार से, कर्जों के बोझ से, अपनी दुर्गा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्जों के बोझ से, लाचार थी कर्जों के बोझ से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, संवादिया का क्या तात्पर्य है? तो संदेश वाहक, जो संदेशों एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उसको संवादिया कहते हैं। बड़ी बहुरिया कहाँ रहती थी? तो बड़ी बहुरिया बड़ी हवेली में रहती थी। इसके बाद बड़ी हवेली था, लेकिन बाद में जब इसका हस्बैंड मरा तो इनका 3 देवर थे, वो जमीन जायदाद का बंटवारा करके और वहाँ से कर्जा वर्जा उठा के जितना भी बोझा था वो बड़ी बहुरिया पर डाल दिया था। इसी कारण से बड़ी बहुरिया का स्थिति बहुत खराब हो गया था, इसलिए वो अपना संदेश मायके भेजना चाहती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरगोविंद संवाद क्यों नहीं सुना सका? क्योंकि वो गांव वाले की इज्जत बचाना चाहता था, इसलिए गांव वाले की बदनामी नहीं चाहता था। अगला प्रश्न है दिया हुआ अगला, द्रौपदी चीरहरण किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा संपत्ति बंटवारे का, संपत्ति बंटवारे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चैप्टर गांधी नेहरू आश्रय राफेद, इसको लिखा भीष्म सहानी। भीष्म सहानी याद रखिएगा, इसको किसने लिखा है? भीष्म सहानी ने लिखा है। चलिए एक एक करके इसका भी प्रश्न देखते हैं, बलराज लेखक भीष्म सहानी का कौन था? तो बलराज जो था वो इसका भाई था लेखक का, है ना, जो सेवाग्राम में रहता था। बलराज किस पत्रिका का सह संपादक था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नई तालीम का, याद रखिएगा, नई तालीम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गांधी जी कहाँ रहते थे? तो इसका सही आंसर होगा सेवाग्राम में रहते थे। तो उनका भाई भी, जो लेखक का भाई जो था बलराज, वहाँ भी वो वहीं में रहते थे। गांधी जी के निजी सचिव कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा कई बार एग्जाम में। तो महादेव देसाई। रावलपिंडी जाने के लिए मानव बैरिस्टर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मिस्टर जॉन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बापू के आश्रम की प्रदक्षिणा कौन किया करता था? प्रदक्षिणा मतलब होता है घूमना। तो बापू के आश्रम का जो प्रदक्षिणा जो था वो जापानी भिक्षु करते थे, जापानी भिक्षु। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अनातोले कौन थे? ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा है।
तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी लेखक थे, फ्रांसीसी लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू जी फर्श पर बैठकर क्या कर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा चरखा काट रहे थे, चरखा काट रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एफ्रो एशियाई लेखक संघ के कार्यकारी महामंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। चलिए, आसिर अराफत के लेखक की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ट्यूनिस में, ट्यूनिस में। अगला प्रश्न है, फैज अहमद जो थे किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे? ये भी क्वेश्चन ठीक है, इसका सही आंसर होगा लोटस, लोटस। अगला प्रश्न देखते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग 4 गो लघु कथा में, जिसको लिखा है असगर वजाहत ने। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब 4 लघु कथा कौन कौन है? तो पहला यहाँ पे शेर है, दूसरा पहचान है, तीसरा 4 हाथ है और चौथा साझा है। तो इसको देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके इसका भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ है, अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का जबरदस्त समर्थक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा शेर था, शेर था। अगला प्रश्न है, शेर किस प्रकार की लघु कथा है? तो व्यंग्यात्मक है, यानी कि भ्रमित करता था। चलिए अगला है, असगर वजाहत ने किस पर प्रहार किया है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी पर। अगला प्रश्न है, लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है? तो शेर जो है वो व्यवस्था सत्ता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, असगर वजाहत की लघु कथाएं कितनी हैं? हाँ, तो कौन कौन सा है? तो अभी हमने बताया आपको, शेर भी है, पहचान भी है, 4 हाथ भी है और साझा भी है। तो इसमें साझा नहीं दिया तो इसका उपरोक्त सभी होगा। अगला, असगर वजाहत की लघु कथा नहीं है, तो कौन नहीं है? पहचान तो है, शेर है, साझा है, बालक बच गए, ये नहीं है ना। बालक बच गए तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, जनता राज्य की स्थिति की ओर आंख बंद कर ले क्या हो? तो ये बोला था राजा ने, राजा ने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि शासक निरंकुश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनता की क्या समाप्त हो गई? तो इसका सही आंसर होगा एकजुटता। अगला प्रश्न है, किसके हाथों को 4 हाथ अधिक देकर काम करवाना चाहता था? तो मिल किसने मजदूरों को 4 हाथ देना चाहता था? मिल मालिक ने। चलिए, किसने घोषणा करवाई कि गन्ने में उनका साझा है? तो हाथी ने करवाया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर आ गए हम लोग, जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा। इसको लिखा है निर्मल वर्मा, याद रखिएगा। चलिए कटा हुआ है, बोल देते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग विस्थापित हो गए वही विस्थापित। सही आंसर होगा विस्थापित। जहाँ कोई वापसी नहीं किसकी रचना है? तो अभी आपने पढ़ा निर्मल वर्मा की। अगला है, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में किस समस्या को उजागर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। विस्थापन के भी, पर्यावरण संकट भी, मानिए दस्ती के भी। ये औद्योगिकरण के कारण विस्थापन होता है। तो औद्योगिकरण के कारण क्या विस्थापन होता है? तो इसका सही आंसर होगा अस्थाई। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक के अनुसार स्वतंत्रता और भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हाँ, पश्चिमी देशों की योजना का नकल करना। पश्चिमी देशों में थोड़ा सा ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। चलिए ये हो जाएगा, पश्चिमी देशों की योजना का नकल करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है, लेखक कहाँ के निवासियों को आधुनिक भारत का नया शरणार्थी कहता था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली है ना। सिंगरौली जो था, इसके अंतर्गत नवगांवा जो पंचायत आता था, उसका कई गांव को उजाड़ दिया गया था। इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमझर से आप क्या समझते हैं? पढ़ लीजिएगा। अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर में सूना पान क्यों था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 7वां, सिंगरौली को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा काला पानी कहा जाता है। ये सिंगरौली एमपी में है, ठीक है, पूछ देता है सिंगरौली किस राज्य में? एमपी, मध्य प्रदेश। 8वां क्वेश्चन है, किस गांव के आम के पेड़ अपने आप सूखने लगे थे? तो इसका भी अभी हमने बताया आपको, अमझर।
अमझर गाँव। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेड़ों को बचाने के लिए आदमी ने कहाँ संघर्ष किया? तो पेड़ों को बचाने के लिए आदमी ने जो संघर्ष किया था वो किया था टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल, ये देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन पढ़े ही होंगे। 10वां, लेखक के अनुसार पेड़ भी एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं? मुक्त सत्याग्रह, यानी चुपचाप सत्याग्रह कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर का आखिरी, मैंने फर्स्ट हिंदी का अंतरा भाग 1 का आखिरी चैप्टर। वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, काफ़ी इससे आपका देखने के बाद एक भी प्रश्न छूटने का चांस नहीं रहेगा। जितना भी हिंदी से आपका MCQ पूछने वाला है ना। अभिव्यक्ति और माध्यम के लिए हम आपको शाम में वीडियो बना के डाल देंगे, जरूर देख लीजिएगा। उसमें बड़ा भी रहेगा और छोटा भी रहेगा। तो चलिए एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। दूसरा देवदास, इसका लेखक जो है ममता कालिया, याद रखिएगा। यहाँ लिखा है ममता कालिया, यहाँ लिख देते हैं ममता कालिया। ठीक है, ममता कालिया है ना। इसमें नायक जो है वो संभव है और नायिका जो है पारो है। ठीक है, तो एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। दूसरा देवदास कहानी के रचयिता कौन है? तो अभी हमने बताया ममता कालिया। अगला प्रश्न, कहानी का नायक कौन है? तो अभी हमने बताया कहानी का नायक संभव है। नायिका पूछे तो पारो। तुझे तो तैरना भी ना आवे, कहीं पैर फिसल जाए तो मैं क्या मुँह मैंने कौन मुँह दिखाऊंगी? यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा संभव की नानी का। वो नानी घर गया था। ठीक है, नानी कहती है। किस मंदिर में लाल फीते धागे रुद्राक्ष बिक रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा मनसा देवी मंदिर में। मनसा देवी मंदिर में, वहीं त्रिशूल में ये लोग धागा बांधा, दोनों मिला था। हर की पौड़ी कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा हरिद्वार में। यहाँ गंगा जी का आरती लगता था। लेखिका ने गंगा पुत्र किसे कहा है? तो जो गंगा में डुबकी लगाता था, जो सिक्का को बटोरता था और कोई डूबता था और उसको जो बचाता था, उसी को लेखिका ने गंगा पुत्र कहा था। तो इसका सही आंसर गंगा में डुबकी लगाकर पैसा चुनने वाला को। ठीक है, और भी देख लेते हैं। चलो ठीक है। अगला प्रश्न है, आरती का पात्र कितने मंजिला का है? तो नीलांजलि जो पंडित लोग जो घुमा रहा था वो मंजिला कितने का था? तो वो 3 मंजिला का था, 3 मंजिले का। अगला प्रश्न है, किसके स्वयं लेखक की वर्दी में व्यवस्था देखते हैं? तो गंगा सभा में। किसके स्वयं लेखक खाकी वर्दी में व्यवस्था देखते हैं? तो गंगा सभा में। अगला प्रश्न है, कहाँ की भीड़ में उद्देश्य बदलता व भागम भाग होता है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के शहर का एग्जाम्पल लिया था लेखक ने, भीड़ वाले वाला। अगला प्रश्न, दूसरा देवदास किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा संभव। संभव। चलिए, इस तरह चैप्टर खत्म हो गया। पहला जो किताब है उसका लेखक का परिचय देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको एक एक करके। रामचंद्र शुक्ल जी, आप बताइए जरा सा, ये इन्होंने कौन सा कविता लिखा था? आप समझिएगा कि रिवाइजिंग हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने क्या लिखा था? प्रेम धन की छाया स्मृति, याद है आपको? प्रेम धन की छाया स्मृति। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1884 में। 1884 में कहाँ हुआ था? इसका आंसर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अगौना गांव में। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने विविध शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? पूछेगा, इसको देख लीजिएगा। तो विविध शिक्षा जो इंटरमीडिएट। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है? तो इसमें से कौन सा रामचंद्र की नहीं रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मर्यादा। मर्यादा इन्होंने नहीं लिखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा, आप बताइए दूसरा लेखक आ गया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने कौन कौन सा कविता लिखा है? इन्होंने कौन कौन सा कविता लिखा है? इन्होंने कौन कौन सा कविता लिखा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ, छठा प्रश्न।
चलिए, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर में। जयपुर में। गुलेरी जी किस पत्रिका से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर होगा मर्यादा, समाचार, सब होगा, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी बताइए। तो गुलेरी जी का प्रसिद्ध जो कहानी था वो था सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, ये सब था ये। ठीक है। अगला प्रश्न, असगर वजाहत बताइए। असगर वजाहत ने 4 गो लघु कथा लिखा था, शेर, पहचान, साझा, ये सब लिखा था ना। अब चलिए, इसका जन्म पूछा है कहाँ हुआ था, तो सॉरी कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1946 में। और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर याद रखिएगा फतेहपुर में। फतेहपुर कहाँ है? यूपी में। चलिए, अगला प्रश्न है, फिरंगी लौट आया किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा असगर वजाहत की। असगर वजाहत की। अगला प्रश्न है, मैं हिंदू हूँ किसकी कहानी है? तो इसका सही आंसर होगा असगर वजाहत की। असगर वजाहत की। अगला प्रश्न देखते हैं, असगर वजाहत का उपन्यास नहीं है, तो वो कौन सा असगर वजाहत का उपन्यास नहीं है? थोड़ा सा एक मिनट। हाँ, असगर वजाहत का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अंतिम अरण्य, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, असगर वजाहत ने किस वृत्त चित्र का निर्देशन किया है? तो इसका सही आंसर है गजल की कहानी। गजल की कहानी। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अब बताइए, फणीश्वर नाथ रेणु ने क्या लिखा था? नया टॉपिक आ गया। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था संवादिया, याद होगा आपको, संवादिया। ठीक है। चलिए, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, फणीश्वर नाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1921 में। याद कर लेना, ये सब आपका पूछने वाला है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म बिहार के पूर्णिया जिला के किस गांव में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा औराही हिंगना। औराही हिंगना। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक मिनट। चलिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु का मृत्यु कब हुआ था? 1977 में। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी संग्रह नहीं है, तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। मैला, आंचल और प्रति परिकथा किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है? तो इसका सही आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर फिल्म बन चुकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर फिल्म बन चुकी है? इसका सही आंसर होगा तीसरी कसम। निर्मल वर्मा का जन्म, या निर्मल वर्मा जानते हैं कि जहाँ कोई वापसी नहीं, इसने क्या लिखा था? जहाँ कोई वापसी नहीं। तो निर्मल वर्मा का जो जन्म हुआ था, है ना, कब हुआ था? 1919 में। 1919 में। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1919 में। कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा शिमला में। शिमला में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम अरण्य के उपन्यासकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, 1985 में किस कृति पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि कव्य और काला पानी। अगला प्रश्न, ममता कालिया का जन्म। आप बताइए, ममता कालिया ने कौन सा कहानी लिखी है? तो इसका आंसर जानते हैं, दूसरा देवदास। तो ममता कालिया का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1940 में। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मथुरा में। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशिका कौन थी? निदेशिका कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ममता कालिया। अगला प्रश्न है, ममता कालिया को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में सभी, कहानी सम्मान, साहित्य भूषण, रचनाकार पुरस्कार, ये सब। अगला प्रश्न, ममता कालिया का कहानी संग्रह है, तो कहानी संग्रह क्या है ममता कालिया का? तो 25 साल की लड़की, थिएटर, रोडवा, कौवे, सब है इसका उपयुक्त सभी। बेघर व नरक तर नरक किसकी कहानी है?
तो इसका सही आंसर होगा ममता कालिया। पूछ देगा आपको कि ममता कालिया काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वर्ष के लिए भी, कि ममता कालिया की किन्हीं 2 रचना को लिखें। तो याद रखिएगा, लिख दीजिएगा, बेघर एक हुआ और नरक दर नरक ये दूसरा हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछने का पूरा चांस है। तो बेघर और नरक दर नरक ये लिखा है, ममता कालिया ने लिखा। चलिए, अब हमारा फर्स्ट हिंदी खत्म हो चुका है। अब हम लोग घुस जाते हैं अंतरा भाग 2 सेकेंड हिंदी में, है ना। इस वीडियो में मैंने आपको सब चैप्टर का MCQ करवा दिए, फर्स्ट हिंदी का भी और सेकेंड हिंदी का भी। तो चलिए हम लोग एक अंतरा भाग 2 का हम लोग देखते हैं, एक एक करके इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, ठीक, वही प्रश्न है, ऊपर वाला प्रश्न है। ठीक है, जो ऊपर हमने करवा दिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी। जानते हैं सूरदास की झोपड़ी को जो लिखा है वो प्रेमचंद जी लिखा है ना। अब प्रेमचंद जी के बारे में याद रखना है आपको, इसका जन्म लम्ही गांव में, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका कहानी जितना है प्रेमचंद जी का, सब मानसरोवर में संग्रहित है ना। इनका बचपन का नाम नवाब ये क्या बोलते हैं इसको, उर्दू का नाम था नवाब राय, जबकि बचपन का नाम जो था इसका धनपत राय था। याद रखिएगा, धनपत राय, पूछिएगा इसको। ठीक है, 1 मिनट, धनपत राय। ठीक है, इसको ही देख लेना है। अगला देखते हैं, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। कौन पूछता है कि चूल्हे में आग तो नहीं राख छोड़ी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें क्या दिया था कि सूरदास का झोपड़ी भैरव ने आग लगा दिया। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन इसका करते हैं। कौन पूछता है कि चूल्हे में आग तो नहीं रख छोड़ी थी, यानी कि झोपड़ी जब उसका जल गया था तो बजरंगी ने बोला था क्या झोपड़ी जलने के कारण शायद होगा कि चूल्हा में राख तो नहीं छोड़ दिया था, ये बजरंगी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूरदास किसकी ईर्ष्या, जलन और अपमान में मर्माहत है? तो इसका सही आंसर होगा भैरव और जगधर, है ना। ये दोनों काफ़ी ईर्ष्या जलन करते थे उनसे। अगला, सूर्य आज चूल्हा ठंडा नहीं किया, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा जगधर का। ठीक है, जगधर का। अब ये प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आया भी है क्वेश्चन पढ़ा में। ये चूल्हा ठंडा किया तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होगा, यह कथन किसका है? तो इनका एक साथी था नायक राम। ठीक है, शुभांगी किसकी पत्नी थी? शुभांगी भैरव की पत्नी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाया था? तो भैरव ने लगाया था। किसने लगाया था? भैरव ने। सूर्य की थैली में लगभग कितने रुपये थे? तो याद रखिएगा 500 रुपया था, 500 रुपया लगभग था, है ना, 8वां का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की झोपड़ी से पोटली किसने चुराया था? तो चुराया भैरव ने था। ठीक है, लाल कलर की पोटली थी। सूरदास का पुत्र कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मिठुआ। मिठुआ तो पुत्र नहीं, यहाँ पोता होगा, पुत्र की जगह पे पोता होगा। ठीक है, आ जाते हैं अगला, बिस्कोहर की माटी, दूसरा चैप्टर है। बिस्कोहर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पानी में खिलखिलाने वाला फूल है। सॉरी, कोइया है, कोइया। पहला प्रश्न है कोइया क्या है? तो पानी में खिलखिलाने वाला फूल है। अब कोइया का फूल कहाँ खिलता है? तो सर्दी के दिन में जहाँ गड्ढे में पानी भरता है वहीं पे कोइया खिल जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? गड्ढे के पानी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोइया का फूल किस ऋतु में खिलता है? तो इसका सही आंसर होगा शरद ऋतु, सर्दी वाला ऋतु में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लेखक विश्वनाथ अपनी माँ का तुलना किससे किया है? तो बतख से किया है। किससे किया है? बतख से। अगला है, कोइया का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कुमुद भी कहते हैं, कोका बेली भी कहते हैं कोइया को। ठीक है, ये उपयुक्त में सभी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने अपने ऊपर किस हुए अत्याचार का जिक्र किया है? माँ का दूध छोड़ना, शिक्षक की पिटाई। तो इसका सही आंसर होगा माँ का दूध छोड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गांव में सबसे पहले माँ का दूध छुड़ा दिए जाने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? दूध कटहा। इसका सही आंसर क्या होगा? दूध कटहा। चलिए प्रश्न रख देते हैं, दूध कटहा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण जीवन में किसका प्रकोप छाया रहता है? तो ग्रामीण जीवन में जो महामारियों का प्रकोप छाया रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए
ये सब का आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। कुत्ते, बकरी, मुर्गे आदि पुलिकत होकर शोर मचाते हुए कब इधर उधर दौड़ते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वर्षा में। यहाँ पे लिखा हुआ है लेखक ने जीवंत नारी रूप में प्रस्तुत किया है, तो प्रकृति का। ठीक है। अब तीसरा चैप्टर है अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता, जिसको लिखा है प्रभात जोशी ने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता निबंध की रचना कर प्रभात जोशी, है ना। वहाँ आंसर भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। विक्रमादित्य भोज मुंज आदि राजाओं ने अपने पानी रख रखाव के लिए क्या प्रबंध किया? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में सभी। ठीक। अगला प्रश्न है नई दुनिया की लाइब्रेरी में कितने वर्षों की कतरानें सुरक्षित रखी गई? 128। खाओ झाड़ू सभ्यता के बारे में कितने कतरानें किसने एकत्र रखी है? तो इसका सही आंसर होगा दोनों ने, कमल सेन, अशोक जोशी। ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पे है, चौथा हो गया। पांचवा, धरती का वातावरण गर्म करने के लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार है? खाओ झाड़ू सभ्यता, यानी कि उजाड़ने पर सभ्यता धरती को गर्म कर देते हैं। लेखक को आज की विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की लाती, इसका कौन क्या आंसर होगा? अपशब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। हम नदी को नदी नहीं मानते हैं, नर्मदा मैया है, उसमें हम बने हैं, किसका कथन है? तो यहाँ पे लिखा है प्रभात जोशी। किसकी घोषणा है कि वह खाओ झाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा? यानी अमेरिका, है ना। तो देख लीजिए इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए। नई दुनिया क्या है? अखबार। ठीक है। ठीक। इस प्रकार ये वीडियो समापन हो गया, यानी कि जितना भी MCQ था आपका अंतराभाग 1 या अंतराभाग 2 वो हो गया। तो चलिए इस वीडियो को अगर देखें हैं तो अच्छी बात है, ज़रूर देखिएगा, है ना, क्योंकि इससे आपका MCQ छूटने वाला है नहीं। और एक और रिक्वेस्ट होगा कि इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी देखने का मौका मिल जाए। ठीक है। और शाम तक का वेट कीजिएगा, क्योंकि रात में हम इसी चैनल पे बड़ा छोटा जो है वो अपलोड करने वाले हैं। ये दोनों वीडियो देख जाइएगा तो आपका पूरा चांस है कि 80% से ऊपर यानी क्वेश्चन भिड़ जाएगा, है ना। इस वर्ष के जो JEC का एग्ज़ाम होगा उसमें ये आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है। धन्यवाद।